कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि लोग कैसे अलग अलग तरीके से थ्रू आउट द हिस्ट्री पैसे को यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, यहाँ पे लोग सी शेल्स को यूज़ करते थे एज मनी। आइसलैंड की हम बात करें तो यहाँ पैसा मतलब शीप, बिकॉज शीप पे लोग ट्रेड बहुत करते थे, तो वो शीप को एज अ मनी यूज़ करते थे कॉइन और बिल की जगह पे। वहीं अगर हम अमेरिकन कॉलोनीज़ की बात करें तो कई बार ये टोबैको यूज़ करते थे, टोबैको लीव्स, एनिमल फर, बीवर स्किन, ये सब। इनफैक्ट हमें कुछ याद आ रहा है कि 1500 के टाइम पे जब रेनेसां का टाइम चल रहा था तो डच पीरियड था, वहाँ पे कोई टूलिप फ्लावर ऑटोमन अम्पायर को दिया था किसी ने, या ऑटोमन अम्पायर ने भिजवाया था किसी को। टूलिप फ्लावर पे इन लोगों ने ट्रेड कर लिया, टूलिप फ्लावर को ही उन्होंने लग्जरी गुड बना दिया और इसी पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्टॉक शेयर मार्केट सब खेलने लगे। टूलिप को लेके ही, टूलिप को ही खरीदना, टूलिप को ही बेचना, टूलिप का कॉन्ट्रैक्ट बनाना कि इतना टूलिप आप हमें देंगे, उस टूलिप के हम मालिक हैं। तो इससे पुराने ज़माने में जो पैसा, ट्रेडिंग, शेयर्स, उनके अलग अलग मायने हो सकते थे। मीनिंग सबका सेम था बट वो धीरे धीरे इवॉल्व होते चला गया हमारे टाइम पीरियड में आते आते। तो बेसिकली ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर हम गोल्ड पे आए, फिर सिल्वर पे आए, फिर कॉपर पे आए, और फिर कॉइन्स पे आए, फिर पेपर मनी पे आए, पेपर मनी, बैंक रिकॉर्ड्स, इन सब पे हम इवॉल्व करके पहुँचे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो मनी है वो किसी भी कंट्री का कल्चर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उस हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जो डिज़ाइन, जो सिंबल, जो मटेरियल पैसा बनने के लिए इस्तेमाल की गई हैं वो उस नेशन के पास्ट की हिस्ट्री बताते हैं, वहाँ के रूलर्स के बारे में बताते हैं, वहाँ पे होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बताते हैं, वहाँ के आर्टिस्टिक स्टाइल्स को बताते हैं। तो जो पैसे का हिस्ट्री है कि किस तरीके से पैसे ट्रेड होता था वो काफ़ी लंबा है। सो बेसिकली भी शुरू में लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम, लाइक बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑब्वियसली, बार्टर सिस्टम पे लोग बिलीव करते थे, जहाँ पे लोग गुड्स को स्वैप करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज स्वैप करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली स्वैप कर लेते थे। बस इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जो इंसान गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, जिसको दे रहा है उसको उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, और स्वैप करने के लिए ये जो इसको देगा उसकी ज़रूरत इसको होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर मनी नाम का कॉन्सेप्ट आया। जो हमारी स्टोरी ऑफ मनी है वो ऐसे उत्पन्न हुई कि हमें मनी एज अ कॉमन मीडियम चाहिए जो सब कोई एक्सेप्ट करे। और आज के ज़माने में तो हम देखते हैं कि मनी अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, कॉइन के फॉर्म में है, पेपर नोट के फॉर्म में है, कमोडिटी मनी है, कमोडिटी मनी, गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप की रिप्रेजेंटेटिव मनी है, लाइक पेपर्स, टोकन्स, बॉन्ड्स। फियाट मनी है, फियाट मनी मतलब वो मनी जो गोल्ड से या कोई, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब ये जो फियाट मनी इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, गोल्ड या सिल्वर से ये बैक्ड भी नहीं है, जिस प्रोडक्ट से ये बना है वो प्रोडक्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली ये एक लीगल टेंडर की तरह यूज़ होता है, इसको गवर्नमेंट बैक करती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको लीगल डिक्लेयर कर रखा है तो जो लोगों का भरोसा है इस पर, उस भरोसे से ये पैसा चलता है। आजकल सारी इंडियन रुपीज़, करेंसीज, सारे गवर्नमेंट इशूड मनी, यूएस डॉलर्स, वो सब फियाट मनी में हम ले सकते हैं। सारी ही कंट्रीज़ फियाट करेंसीज बन गई। तो आज अगर हम इंडियन करेंसीज़ की बात करते हैं तो ये गोल्ड और सिल्वर से बैक नहीं है। इन द पास्ट ऐसा हुआ करता था, 1957 के बाद ही, एक्चुअली 1957 के बाद ही आरबीआई एक मिनिमम रिज़र्व सिस्टम फॉलो करती है, मिनिमम रिज़र्व सिस्टम फॉलो करती है जो रिक्वायर करता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिज़र्व
गोल्ड का रहे बैंक में 200 करोड़ के आसपास। और जो नोट्स हैं वो इनकन्वर्टिबल है, मतलब भले नोट में लिखा रहे कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर रुपीज़, मतलब जो जिसके पास ये रुपीज़ है उसको हम इतना गोल्ड देने का प्रॉमिस करते हैं, भले वो लिखा है बट वो एक हिस्टोरिकल लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है। नोट्स अब इनकन्वर्टिबल नहीं है। बात करें कि हम फीचर ऑफ मनी की, तो ऑब्वियसली फीचर ऑफ मनी, मनी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए और इजी टू वेरीफाई होना चाहिए, इजी टू वेरीफाई होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज़ कि गोल्ड कॉइन्स हम यूज़ कर रहे हैं और ये गोल्ड कॉइन्स स्टैंडर्डाइज्ड या यूनिफॉर्म नहीं है, सबके अलग शेप और साइज़ हैं, तो ऑब्वियसली जो इसका सबसे ज़्यादा कम वैल्यू होगा, मतलब ये चारों कॉइन्स सपोज़ 1000 रुपये को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट इनमें से कुछ कॉइन्स टेढ़ी मेढ़ी बनी है या इसका अमाउंट थोड़ा कम है, जब गोल्ड के अमाउंट की बात करते हैं वो थोड़ा सा डैमेज्ड है, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या चाहेंगे कि जो ख़राब वाला है उसी से हम पेमेंट करें। ये लोगों की टेंडेंसी होती है। तो इसलिए जो देयर इज़ अ ग्रेशम्स लॉ दैट सेज कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। इसलिए एक तो पैसे को स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, मतलब अगर हम टोबैको की ही बात करें, अगर अमेरिका में टोबैको एज अ मनी यूज़ हो रहा था, तो लोग क्या करेंगे कि जो लोएस्ट क्वालिटी का आइटम अवेलेबल होगा फिर वो देने लग जाएंगे। सो गोल्ड में भी जो लोएस्ट क्वालिटी का गोल्ड होगा वो देने लग जाएंगे, तो इन दैट केस इट इज़ हार्ड टू चेक इट्स वैल्यू, और ट्रांजैक्शन जो होता है ना, प्रोसेस लंबा हो जाता है, रिस्की हो जाता है। करप्शन, ब्लैक मनी का, शैडो इकोनॉमी होने की इसमें ज़्यादा चांसेस दिखाई देती हैं। तो हमें चाहिए कि स्टैंडर्डाइज्ड रहे, ईजी टू वेरीफाई रहे। दूसरा, हमें चाहिए कि कन्वीनियंट टू कैरी रहे, कन्वीनियंट टू कैरी रहे। अब एक हमारा याप करके आइलैंड है, हुआ करता था माइक्रोनेशिया में। यहाँ पे लोग ह्यूज स्टोन्स, उस स्टोन का इन्होंने नाम भी रख रखा था, आई थिंक इट वॉज कॉल्ड राइस स्टोन और समथिंग, ये राइस स्टोन के नाम से ही फेमस था, इसको चेक कर लेना। तो इस याप आइलैंड में होता क्या था, वो ह्यूज स्टोन्स को एज अ मनी यूज़ करते थे। वो इस स्टोन को आप एक जगह से दूसरी जगह तो ले जा नहीं सकते, कन्वीनियंट टू कैरी तो है नहीं, तो लोग मान लेते थे कि यहाँ जो पत्थर रखा है उसका ओनर वो है, वहाँ जो पत्थर रखा है उसका ओनर वो है। इनफैक्ट अगर कोई पत्थर पानी के नीचे डूब जाए तो भले वो दिख नहीं रहा होता था, बट लाइक देयर वॉज दैट स्टोन दैट पीपल न्यू ऑफ, सो वो मान के चलेंगे कि हाँ हाँ वो है। तो सबसे पहले तो कन्वीनियंट टू कैरी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। अब एक शिप को हम देख के छोटी छोटी शॉपिंग्स तो नहीं कर सकते, हमें मनी कॉइन्स में चाहिए जो डिविजिबल हो सके। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फीचर होगा वो क्या होगा, स्टेबिलिटी। इसकी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए का क्या मतलब है कि जो पैसा हम अभी आज जिस पैसे में, अगर हम 500 रुपये में फेरो रोशर्स ख़रीद के खा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हर साल फेरो रोशर्स का दाम बढ़ते ही चला जाए, 800, 900, 1000 रुपये होते चला जाए। इतना फ्लक्चुएशंस नहीं आना चाहिए, या फिर ऊपर नीचे ये दोनों फ्लक्चुएशंस कॉन्स्टेंटली कम पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होनी चाहिए, वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो प्राइस ऑफ मनी, जनरल प्राइस लेवल जो है, प्राइस ऑफ मनी जो है, जनरल प्राइस लेवल जो है, वो वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है वो डिटरमाइन करता है हमारा वैल्यू ऑफ मनी क्या है, और यही डिटरमाइन करता है हमारी स्टेबिलिटी क्या है। और ये प्राइस ऑफ मनी डिपेंड किस पे करता है, ये प्राइस ऑफ मनी डिपेंड करता है मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बैलेंस में। अगर मनी डिमांड और मनी सप्लाई बैलेंस है तो ही हमारा जो मनी है वो स्टेबल रहेगा। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल लेके देख लो, जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 to 1919, दिस वाज द टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो दो हमारे फोर्सेस थे, एक अलाइड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूएस, और एक था जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, ये सब।
तो जब जर्मनी और इनके बीच में युद्ध हो रहा था तो जर्मनी का जो पैसा था, जो मनी था, वो था हमारा गोल्ड मार्क्ड था। कहने का मतलब वो करेंसी बैक्ड बाई गोल्ड स्टैंडर्ड थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वॉर चालू हो गया 1914 के टाइम पे, तो उस खर्चा, वॉर के खर्चे को मैनेज करने के लिए जर्मनी ने पेपर मार्क निकाला, माने वो करेंसी जो गोल्ड से बैक्ड नहीं है। उसने क्या सोचा कि अभी हम पैसे प्रिंट करके इकॉनमी में दे देते हैं, प्रिंट करके दे देते हैं, मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं हुआ। तो उसने क्या सोचा कि मैं वॉर जीत जाऊंगा जब, तो ये जो कंट्री हारेगी वो रिपरेशंस पे करेगी, तो मेरी इकॉनमी स्टेबल रहेगी। बट बाद में जब वो वॉर हार गए तो जर्मनी को रिपरेशंस पे करना पड़ा। एक तो वो वॉर हार गए, ऊपर से इन्हें जो रिपरेशंस है वो पे करना पड़ा, और वो पेमेंट इन गोल्ड हुआ, या तो गोल्ड में हुआ या तो फिर डॉलर में हुआ। तो जर्मनी अब इसकी करेंसी जो है, जो इसने करेंसी निकाली, वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है। वॉर के टाइम पे जो उसने निकाली, वो उसने निकाल के सर्कुलेट कर दी, और जो मनी बैक्ड बाय गोल्ड है वो गोल्ड चला गया रिपरेशंस में उन कंट्रीज़ के पास जो कंट्री जीत गई। तो अब इसके पास पैसे नहीं है, वो अब रॉ मटेरियल, इसके इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स हो गई, वो इम्पोर्ट नहीं कर सकता है, इम्पोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कौन सी करेंसी बच गई है जो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है। तो अब ये इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहा है और इसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमें देखने को मिली, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमें देखने को मिली। कैसे देखने को मिली? क्योंकि अब इनके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं, और इम्पोर्ट करने का ज़रिया भी अवेलेबल नहीं है। मतलब लोगों की जो मनी डिमांड है वो इंक्रीज़ कर गई है। लोगों को पैसे चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है, बट ना सप्लाई ऑफ गुड्स अवेलेबल है, ना सप्लाई ऑफ मनी अवेलेबल है। तो इन दैट केस देयर इज़ अ हाइपर इन्फ्लेशन। मोर ओवर, अब ये जो मनी का सप्लाई, इसका डिज़ाइन बना दिया हमने, भगवान तो कॉपी भर जाएगी मेरी। मनी सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए। अभी मैंने कहा कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बीच में जो बैलेंस बनता है वो हमारा जनरल प्राइस लेवल डिफाइन करता है, और वही स्टेबिलिटी लेके आता है वैल्यू ऑफ मनी में। तो हम कह रहे हैं कि मनी सप्लाई इलास्टिक होना चाहिए, मतलब मनी डिमांड के साथ वो एडजस्टेबल होना चाहिए। अगर मनी डिमांड बढ़ रही है तो, और या घट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक को एडजस्ट करनी होगी। और क्या फ़ीचर है इसका फ़ीचर, मतलब ये जो मनी सप्लाई इलास्टिक है, ये क्यों होना चाहिए, इसका एग्जांपल भी है। इसका एग्जांपल हम बिटकॉइन को लेके देख सकते हैं कि बिटकॉइन बहुत हाईली वॉलेटाइल इन नेचर होता है, वो वॉलेटाइल इन नेचर होता है, और ये मनी डिमांड और मनी सप्लाई में इन इलास्टिसिटी शो करता है। क्योंकि ये इन इलास्टिक होता है, तो जब मनी का प्राइस राइज़ करता है, या जब बिटकॉइन का प्राइस राइज़ करता है या जब गिरता है, तो बहुत शार्पली करता है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं करता। एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से या तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से गिर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारी मनी सप्लाई है वो वॉलेटाइल ना रहे, इलास्टिक रहे। दूसरा, हमें चाहिए कि जो हमारा मनी है, ये एडम स्मिथ ने अपना वेल्थ ऑफ नेशन में भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि हमारी मनी ज़रूरी नहीं है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो। इंट्रिंसिक वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस चीज़ से वो पैसा बना है, ज़रूरी नहीं है कि वो महंगी चीज़ों से बना हो, गोल्ड सिल्वर इस चीज़ से बना हो। क्योंकि अगर वो इस इम्पॉर्टेंट चीज़ों से, महंगी चीज़ों से बना रहेगा तो उन चीज़ों का हम दूसरा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस गोल्ड के कॉइन को अब पिघला के ज्वेलरी तो बनाने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पैसा है, पैसा हमें देना है, ज्वेलरी हम नहीं दे के आदान प्रदान करेंगे, हम ये कॉइन ही लेके आदान प्रदान करेंगे गुड्स का। तो हमें इसको ही यूज़ करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम बाकी चीज़ों में इस मेटल को उतना हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एडम स्मिथ ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक के कॉइन हैं या कॉइन नोट्स हैं वो गोल्ड या सिल्वर के बने रहें, वो नॉर्मल पेपर के भी हो सकते हैं, बट वो बैक्ड होने चाहिए।
ट्रस्ट पे ही ना पूरी इकॉनमी चल रही है। अगर वो बैक्ड नहीं रहेगी गवर्नमेंट से, सेंट्रल बैंक से, तो कैसे काम चलेगा। तो कहना है कि ओवरऑल इकॉनमी में जो कंजम्पशन की एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी ऑफ मनी है, इसको हम बेटर तरीके से विदाउट यूजिंग वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला कॉइन भी हम चला सकते हैं। ठीक है, क्या बचा। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया, ये जो हम मनी और इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, तो हमने ग्रेजुएशन में क्लासिकल्स का, कीनेशियन का थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, जिसमें हम इरविंग फिशर की थ्योरी की बात करते हैं, MV=PT, फिर कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट की, फिर रॉबर्टसन की, फिर पीकू की, ये सबसे हमने समझा हुआ है। तो इन सब का जो हम क्रक्स निकालते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो मनी के सामने निकल के आते हैं। वो होते हैं, पहला, मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि मनी अलाउज पीपल टू बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसका काम है विदाउट डिफ़िकल्टी। एक्सचेंज, एक आइटम का एक्सचेंज दूसरे आइटम से हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को हम सेव कर सकते हैं फॉर लेटर यूजेस, कि आगे हम प्लान करेंगे इसके बारे में कैसे यूज़ करना है। ये कीन्स ने कहा, ये क्लासिकल्स ने कहा था, है ना। फिर या हम पैसे को यूनिट ऑफ अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मनी जो है एक कॉमन मेजर प्रोवाइड कर रहा है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर पा रहे हैं। ये जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो हमें वैल्यू कंपेयर करने देता है, वैल्यू कंपेयर करने देता है, क्योंकि ये एक कॉमन मेजर हो चुका है फॉर प्राइसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो अब और हम क्या समझे कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई, व्हाट इज़ मनी सप्लाई, इट इज़ द, वी कैन से दैट इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ही डिसाइड कर रहा है कि हमारा जनरल प्राइस लेवल क्या हो रहा है। ये कैसे डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये एडजस्ट कर रहा है मनी डिमांड के साथ, और इन दोनों के बैलेंस की वजह से हमारा प्राइस लेवल डिटरमाइन हो रहा है, और प्राइस लेवल की वजह से इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन हो रहा है, और इसके ही वजह से हमें पता चल रहा है कि इकॉनमी में बूस्ट आ रहा है कि फॉल हो रहा है। तो और किस तरीके से पैसे को यूज़ किया जा सकता है, एज स्टैंडर्ड ऑफ डबल स्पेलिंग गलत किया, डिफर्ड पेमेंट। इसका मतलब है कि मनी अलाउज पीपल टू बोरो और बाई, मतलब अभी ले लो, बाद में पे कर देना, क्रेडिट पे। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब है कि लोग बोरो कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, कि हम बाद में, बाई ऑन क्रेडिट जिसे कहते हैं, कि आज उसने पैसा लिया और कल फ्यूचर में लौटाने का उसने वादा किया, कि आज उसने गुड्स खरीदा क्रेडिट पे, और बोल रहा है कि होता है ना, क्रेडिट कैन पे व्हेन बिल इज़ ड्यू, व्हेन बिल इज़ ड्यू। ये जो फंक्शन है बाइंग ऑन क्रेडिट, ये क्या करता है, इट मेक्स पॉसिबल जो ट्रांजैक्शंस हैं आज कर लें और सेटलमेंट हम फ्यूचर में कर लें, इस चीज़ को ये पॉसिबल करता है। इसको हम स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। और पैसे को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका और क्या फंक्शन हो सकता है, कंटिंजेंट फंक्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसमें ये हेल्प करता है। जैसे फैक्ट हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, जब नेशनल इनकम की बात हम कर रहे थे, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सब हमने पढ़ा था। तो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, इनमें ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि ये मेजर कर सकता है, अलोकेट कर सकता है शेयर ऑफ ईच पार्टिसिपेंट। क्योंकि वैल्यू पता चल गई ना हमें, अब हमें वैल्यू पता चल गई है, तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको एलोकेट कर सकते हैं,
जिसकी वजह से जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है वो अपना वैल्यू को कंपेयर कर सकता है, यूटिलिटी को कंपेयर कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के, और डिसीजन मेक कर सकता है, डिसीजन बना सकता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट या सेटिस्फैक्शन। तो इसे हम कहते हैं कंटिंजेंट फंक्शन। आई हेट राइटिंग। सो बेसिकली अगर हमें एक नज़र में फंक्शन ऑफ मनी की बात करनी है तो हम इसको यूँ देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट। ठीक है, प्राइमरी में आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और आ गया मेजर ऑफ वैल्यू। स्टोर, सेकेंडरी में हमारा आ गया स्टोर ऑफ वैल्यू, आ गया ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, और आ गया स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। और कंटिजेंट के अंदर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इक्वेटिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने उस जैसे MPL MPK की होता है ना, प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी को देख के जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फैक्टर्स को, उस केस में इक्विटिंग मार्जिनल यूटिलिटीज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट और लिक्विडिटी टू वेल्थ। अब इस गंदी राइटिंग को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि एक तो ये मनी का फंक्शन बता रहा है, तो जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बता रहा है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जहाँ पे मनी प्राइमरली बाइंग और सेलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब कि जो मनी है वो एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड कर रहा है टू मेजर, टू कंपेयर द वैल्यू किसका, ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ये कब होता है, जब लोगों को किसी चीज़ का वैल्यू समझना हो, डिसीज़न लेना हो कि अगर एक पेन 10 रुपये की है और एक सपोज़ नोटबुक 50 रुपये की है, तो पैसे हमको क्लियरली देखने में हेल्प करते हैं कि जो नोटबुक है वो 5 टाइम्स महंगा है। तो जो मेजर ऑफ वैल्यू है हमें पता चल रहा है, कंपेयर करके हम पता कर पा रहे हैं, वो हो गया। सेकेंडरी फंक्शन में हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू आ गया कि हम मनी को सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ट्रांसफ़र वैल्यू क्या आ गया कि मनी को हम ईजिली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सेव भी हमने स्टोर ऑफ वैल्यू किया, तो अब इसको हम पैसा मूव भी तो कर सकते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, डिस्टेंट भेज सकते हैं, एज रेमिटेंसेस अब्रॉड से पैसे यहाँ आ सकते हैं, लाइक दैट। और स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का मतलब तो वही अभी मैंने समझाया था कि लोगों को अलाउ करता है क्रेडिट पे पैसे परचेस करने के लिए, कि बाद में हम पैसे देंगे, अभी हम क्रेडिट पे खरीद लेते हैं, कि पे नाउ और ट्रांजैक्शन नाउ, पेमेंट लेटर, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड नाउ एंड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी लेटर, लाइक दैट। और कंटिजेंट फंक्शन में क्या होता है, ये एडिशनल या ऑप्शनल रोल होते हैं मनी के, जो इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे होते हैं। तो कंटिजेंट हमारा पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में हेल्प करता है कि टोटल इनकम को जो अमंग वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, ये सब एलोकेशन में हेल्प करता है। और एलोकेशन में करने के बाद हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विटिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब अब लोग कंपेयर करते हैं सेटिस्फैक्शन, कितना सेटिस्फैक्शन हमें गेन हो रहा है, कि जो हम लेबर हायर कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो जो हम उसको वेज दे रहे हैं उसके बराबर है कि नहीं। कि अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, वेज ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम रहे, तो फिर हमें नुकसान हो रहा है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि अब हम मार्जिनल यूटिलिटी से उसको मेजर कर पा रहे हैं। तो इक्विटिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लाइक दैट। बेसिस ऑफ क्रेडिट मतलब मनी जो है बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम का पहले तो फाउंडेशन बन गया, जिसकी वजह से जो बैंक है वो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को। ये फैसिलिटी उनके पास है, बिना पैसे के तो वो नहीं प्रोवाइड कर सकते ना, उनके पास पैसे हैं तभी तो एक ये हो गया। दूसरा लिक्विडिटी टू वेल्थ, मतलब मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है वेल्थ का, क्योंकि वो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये हो गया, हम एक नज़र में हमने ये फ्लो चार्ट देख लिया।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन? कोई गाना या आज ही गा देगा क्या? इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है चेंज इन राइज है, चेंज इन राइज है प्राइस। अच्छा, हमें ये जानना है कि जो राइज इन प्राइस कर रहे हैं वो रिलेटिव प्राइस का राइज नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव राइज। मतलब अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो हम कॉफ़ी में शिफ्ट हो जा रहे हैं, ये वो वाला राइज इन प्राइस नहीं है। जनरल प्राइस मनी है जो राइज़ कर रहा है, जनरल प्राइस लेवल इकॉनमी का राइज़ कर रहा है। इसके राइज़ करने की वजह से क्या होता है, जब ये प्राइस राइज़ करता है तो हमारा रियल इनकम ऑफ कोर्स डिक्रीज़ करता है, हमने पहले ही बताया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। जैसे, और इसको मेजर करने का भी अलग अलग तरीका है। हम लोग GNP, GDP, डिफ्लेटर यूज़ करते हैं, स्टिल CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI। RBI जनरली CPI यूज़ करता है बिकॉज CPI कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से होता है, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव को बताता है। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव को बताता है कि कंज्यूमर किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर रही है, जो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बता रहा होता है। इसलिए हम CPI को ही देख के चल रहे होते हैं। WPI होल सेल वाला होता है, इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को लेके चलते हैं। इसमें हम ओनली गुड्स को लेके चलते हैं, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। बेसिकली ये हमारा डिफरेंट बास्केट्स बना रहता है। हाउस होल्ड हो गया, फ्यूल एनर्जी हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, इन सब का एक ग्रुप बना रहता है। तो उसको वेटेज दिया रहता है कि हाउस होल्ड इतना ये कंज्यूम करती है, बेसिक नीड्स, बेसिक फूड पे कितना खर्चा करती है, हाउस होल्ड पे कितना खर्चा करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा करती है, ऐसे करके वेटेज दिया रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वेटेज हम प्रीवियस ईयर और बेस ईयर को लेके कंपेयर करते हैं, तो हम पता चलता है कि हमारा जो जनरल प्राइस लेवल वो कितना राइज किया। ये तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देना, फिर इसका सेपरेट क्लास लेंगे। बार बार रिपीट करने का क्या ही मतलब है। ठीक है, तो ये हमारे इन्फ्लेशन हम बता क्या रहते हैं। इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल राइज, और हाँ इसका ये ऐसा मेथड होता है। तो इन्फ्लेशन कहता क्या है? इन्फ्लेशन कह रहा है कि फॉर कंज्यूमर्स प्राइस बढ़ने का क्या मतलब होता है? प्राइस बढ़ने का मतलब होता है कि जो पैसा उनके पास है अब वो कम चीज़ें खरीद पा रहा है, क्योंकि महंगाई आ गई है ना। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया है, परचेसिंग पावर डिक्रीज़ हो गया है। तो जो फेरल रोशर्स 500 रुपये का मिल रहा था, अब वो 500 रुपये में फेरल रोशर्स नहीं आ रहा है। अब फेरल रोशर्स का आधा डब्बा ही आ पा रहा है, छोटा वाला। तो इसका ये मतलब हुआ। तो कंज्यूमर के लिए जो प्राइस राइज होता है, इसका मतलब होता है जो पैसा है वो कम हो जाता है चीज़ें खरीदने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लाइक अब उनको 500 की जगह 1000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं उसी डिब्बे को ख़रीदने के लिए, वो अपना सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। ये कंज्यूमर पर्सपेक्टिव है। फॉर वर्कर्स के लिए हम बोले तो जो वेजेस हैं ये तुरंत इंक्रीज़ नहीं कर पाती। उत्तर प्रदेश जो वेजेस है, मिनिमम बेस वेजेस सैलरी 11,000, और फॉर स्किल्ड लेबर्स, फॉर अनस्किल्ड 11, फॉर स्किल्ड 13,000, ऐसा सैलरी है। तो वेजेस को तुरंत इंक्रीज़ नहीं किया जाता है, और तुरंत डिक्रीज़ तो किया ही नहीं जा सकता है इतनी जल्दी, बिकॉज ऑफ लेबर यूनियंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट। तो वर्कर्स के लिए क्या होता है कि तुरंत इंक्रीज़ नहीं हो सकता वेजेस में, प्राइस तो इंक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से उनका परचेसिंग पावर कम हो गया। बोरोवर्स जो हैं वो इकलौते ऐसे महान इंसान हैं जो बेनिफिट करते हैं, क्योंकि जो मैंने पैसा लिया था उस समय पैसे की वैल्यू जो थी उससे पैसे की वैल्यू कम हो गई, उससे पैसे की वैल्यू अब कम हो गई। तो अगर हम जैसे 10,000 मैंने उधार लिया था और अब प्राइस लेवल राइज हो गया, तो 10,000 में उस समय अगर सोने का एक ईयरिंग आता था, ठीक है, अब नहीं आता, प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से अब 1,000 रुपये का फेरल रोशर्स ही आ रहा है। लेकिन अब जो पैसे मैं लौटाऊंगी वो 1,000 ही रहेंगे, तो मेरे लिए तो अच्छी बात हो गई, लेकिन जो लेंडर है वो उसको नुकसान हो गया।
टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो देयर इज़ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देयर इज़ वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग आई थिंक 3% तक का, वॉकिंग इन्फ्लेशन 3 से 10% तक का, रनिंग इन्फ्लेशन 10 से 20% तक का, गैलोपिंग इन्फ्लेशन 20% हो गया, और एक हो गया हाइपर इन्फ्लेशन या उससे ऊपर। हाइपर इन्फ्लेशन कह दो 100%। हाइपर इन्फ्लेशन का एग्जांपल हमने जर्मनी में देखा था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? डिमांड पुल और इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं कि जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई उतनी ना रहे। जैसे हम देखते हैं लॉन्ग रन में जो हमारा सप्लाई कर्व रहता है, लॉन्ग रन में जो हमारा सप्लाई कर्व रहता है वो ऐसा रहता है, वर्टिकल रहता है। इसका मतलब वो अपने फुल कैपेसिटी में पहुंच चुका रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट में है, फुल कैपेसिटी में है, उसके पास कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है जो अंडर यूटिलाइज्ड हो, अंडर यूटिलाइज्ड हो। इन दैट केस अगर डिमांड बढ़ती है तो अब एक घड़ा है जो घड़ा फुल हो चुका है जिसकी कैपेसिटी, अब इसको तुम समुद्र में ही क्यों ना डाल दो, इसमें और कैपेसिटी नहीं है उसको भरने की, तो अब वो डिमांड जो है फुलफ़िल नहीं हो सकता है, सप्लाई नहीं उतना किया जा सकता है, तो फिर उसकी वजह से जो प्राइस है, प्राइस में इंक्रीज़ होता है, फिर इन्फ्लेशन आता है। तो जो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज़ होने की वजह से जो इन्फ्लेशन, जो प्राइस में हाइक आता है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और कॉस्ट पुल, जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुल जो इन्फ्लेशन होता है वो शॉक्स, पॉलिसी चेंजेस, इनकी वजह से आता है। जैसे ऑयल प्राइस राइज, सडन वॉर की वजह से, सडन एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से, या कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फर्म उसमें चेंजेस की वजह से। जब जो हमारा फर्म है वो प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाए फॉर एनी, बिकॉज ड्यू टू एनी एक्सटर्नल रीजंस, सपोज एनर्जी का प्राइस हाइक हो गया, बिकॉज जैसे है ना, जैसे 1970s में ऑयल क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस राइज हो गया, एनर्जी का प्राइस राइज हो गया, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गया, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया। तो अब ये कॉस्ट की वजह से हमारा मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ होगा, इसको हम कॉस्ट और इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड का डिमांड की वजह से, कॉस्ट का कॉस्ट की वजह से। ये सब तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मेरा काम है रिवाइज करवा देना फटफट। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होती है? जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ में आगे बढ़ जाए। ये कब, ये हमें देखने को मिला था 1970s में, कल हमने इसके बारे में आई थिंक डिस्कस किया था। फिर हमारा आता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? ये किसी कमोडिटीज़ से कन्फाइंड होता है कि कोई स्पेसिफिक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए रादर देन पूरा का पूरा इंक्रीज़ होने की वजह से। अगर वेजिटेबल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए पुअर हार्वेस्ट की वजह से, तो उस टाइम पे, और बाकी गुड्स एंड सर्विसेज वैसे ही हैं, बट वेजिटेबल का प्राइस इंक्रीज हो तो अगेन इकोनॉमी स्क्यूफ्लेशन, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ। तो स्क्यूफ्लेशन। अनइवन मतलब होता है ना, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो स्क्यूड हो जाता है, अनइवन हो जाता है, अनइवन हो जाता है। अब हमारे पोस्ट कीनेशियन बाबा लोग क्या कहते हैं? पोस्ट कीनेशियन बाबा, सॉरी, इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि जो हमारा मनी और क्रेडिट है ये सेंट्रल है, ये सेंट्रल है, और पैसा सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, ये फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस को ये अफेक्ट करता है। पोर्टफोलियो चॉइसेस को ये अफेक्ट करता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को भी ट्रिगर करता है। जो हमारा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, उसको भी ये ट्रिगर करता है, उसको भी ट्रिगर करता है। एसेंशियली जो पैसा, जगह है इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। एसेंशियली जो पैसा है वो लिक्विडिटी एसेट है, लिक्विड फॉर्म में है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है,
लोगों के प्रेफरेंस पे, लोगों का वो लिक्विडिटी लेना चाहते हैं कि नहीं, स्पेकुलेशन पे। बेसिकली ये ट्रेड ऑफ शो करता है मनी। किस पे शो करता है, किसके बीच में ट्रेड ऑफ दिखाता है? स्पेकुलेशन और लिक्विडिटी। कि वो पैसा होल्ड ही स्पेकुलेट करके रख रहे हैं ना, कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम लेंगे। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट को देखते हुए वो स्पेकुलेट करते हैं। और पोस्ट किनेशन, सबसे बड़ी बात, पोस्ट किनेशन पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं? वो पैसे को देखते हैं एज एंडोजीनस। मतलब जो इसकी सप्लाई है वो डिमांड के साथ रिस्पॉन्ड करती है। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को पैसे चाहिए और क्रेडिट चाहिए टू मीट द एक्सपेक्टेड डिमांड, तो बैंक्स एडजस्ट करेंगी। बाहर से कहीं से नहीं आएगा, वो अंदर ही इंटरनल हमारा जो सिस्टम है उसी से ही मनी एक जगह से दूसरी जगह आएगी, जो डिमांड है उसको फिल करेगी। तो मनी को वो एज अ एंडोजीनस एंटिटी देखते हैं। और फाइनली जो इन्वेस्टमेंट और एसेट एक्विजिशंस है, इनके बारे में इनका क्या क्या कहना है? कि जो इन्वेस्टमेंट्स को लेके डिसीजंस हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? रिस्क्स पे। इन्होंने रिस्क को एक्नॉलेज किया कि ऐसा है कि हम जो कह रहे हैं कि जितना हम क्लासिकल्स ने कहा ना, जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम सेल कर रहे हैं, हमें मनी इल्यूजन नहीं है, तो नहीं, ये कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि रिस्क्स हैं और उसको हम देखते हुए हम स्पेकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और स्पेकुलेशन के लिए। वेट, जब हम पोर्टफोलियो बोले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो मतलब हम लोग जब शेयर मार्केट में भी पैसे लगाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा ऐसा की बना रहता है, उसमें पोर्टफोलियो लिखा रहता है। मतलब जो तुम्हारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है अलग अलग चैनल्स में, पैसे में, बॉन्ड में, फाइनेंशियल एसेट्स में, वो सारा कंबाइन करके एक जगह दिखाना, वो तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो बता रहा है। तो जो तुम्हारा पोर्टफोलियो चैनल है वो इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से, तभी तुम डिसाइड करते हो ना कि बॉन्ड में ज़्यादा लगाएं कि पैसा अपने पास होल्ड करके रखें कि फाइनेंशियल एसेट्स में लगाएं, डिसाइड करते हो। ये तुम्हारा पोर्टफोलियो चॉइसेस, पोर्टफोलियो चैनल दिखाता है। फिर एक होता है क्रेडिट चैनल्स। एक होता है पोर्टफोलियो चैनल्स। पोर्टफोलियो चैनल से मेरा मतलब है कि जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो हमारा मनी, बॉन्ड, अदर फाइनेंशियल एसेट्स पे चेंज आते हैं, जो हम खरीदते हैं उस पर। क्रेडिट चैनल मतलब इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो डिटरमाइन हो रहा है। कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी कम है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और इंकरेज कर रहा है फर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इकॉनमी इंक्रीज कर रही है। और एक हो गया वेल्थ चैनल मतलब कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से वैल्यू ऑफ स्टॉक्स चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, वो हमारा वेल्थ है। तो जब एसेट की वैल्यू राइज करती है तो हाउस होल्ड हमारा वेल्थियर हो जाता है, वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, ओवरऑल डिमांड में इंक्रीज हो सकता है। एक्सचेंज रेट चैनल, अब हम ओपन इकॉनमी की बात करते हैं। ओपन इकॉनमी में हमेशा एक्सचेंज रेट की बात होती है। इसमें क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो कैपिटल फ्लोज को, एक्सचेंज रेट को कितना प्रभावित कर रहा है, ट्रेड को कितना प्रभावित कर रहा है, वो बता रहा होता है ना। टिपिकली एक्सचेंज रेट क्या डिफाइन करता है? अगर हम बोलें कि व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट तो क्या है? वो वैल्यू ऑफ कंट्री का करेंसी है, मेजर इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। मतलब एक US डॉलर में कितना रुपीज़ होता है जो हम देखते हैं, वो हमें एक्सचेंज रेट बताता है। या इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि हाउ मच फॉरेन करेंसी हम ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे 1 यूनिट करेंसी के हेल्प से, या इसका 1 यूनिट करेंसी हमारा कितना करेंसी ऑब्टेन कर सकता है। इसके अदर फीचर्स भी होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, एक्सेट्रा, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है।
इन सारी चीज़ों को बताने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें पोस्ट किनीशन ने डिस्कस कर रखी है। पोस्ट किनीशन जो इकोनॉमिस्ट है वो ये इनकी बातें कर रहे हैं। ये क्रेडिट चैनल, पोर्टफोलियो चैनल, वेल्थ चैनल, एक्सचेंज रेट की भी उन्होंने बात की इंटरनेशनल मार्केट पे। तो पोस्ट किनीशन ये मानते थे कि जो मेन गोल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो सिर्फ प्राइसेस को कंट्रोल करना नहीं है, जबकि प्रमोट करना है किसको, फुल एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ये सब चीज़ों को। ये भी हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा ही था। अब हम आ जाते हैं पोस्ट किनीशन का डिमांड फॉर मनी क्या कह रहा है। तो उसमें हम बॉमल को ले लेते हैं। पोस्ट किनीशन का डिमांड फॉर मनी तो ये सब कह रहा था, अब उसमें हम बॉमल के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉमल ने क्या किया, बॉमल ने कैश को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी से हमारा मतलब है, क्या मतलब है, इस ये इन्वेंट्री, कैश को इन्वेंट्री के फॉर्म में कॉन्सेप्चुअलाइज करने का क्या मतलब है कि होल्डिंग मनी और होल्डिंग फिजिकल गुड्स। इन्वेंट्री जो रखती है कंपनी साल भर, एक साल के बाद जो इन्वेंट्री उसके पास रहती है फिर उसको आगे वो यूज़ करती है। तो उसने कैश को कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया इन्वेंट्री के फॉर्म में, बिटवीन होल्डिंग मनी एंड होल्डिंग एसेट या फिजिकल गुड। तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से जब इसकी बात करें तो जो कंपनीज़ हैं उनका इन्वेंट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, मशीन्स हो सकते हैं, ये सब इन्वेंट्री में आता है ना। तो सिमिलरली जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैश बैलेंस लेंगे अपने ट्रांजैक्शन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब वो अब पे कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वेजेस के लिए, बिल के लिए या अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए जब जब ज़रूरत होगी, तो वो कैश मनी को भी इन्वेंट्री की तरह रखें। मतलब उनका कहना है कि जो हमारे पास कैश बैलेंस है वो भी हमारा इन्वेंट्री है और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उस इन्वेंट्री का यूज़ करेंगे। तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट ये हाईलाइट करता है कि जो वैल्यू ऑफ कैश है वो, मतलब वो कैश कॉइन के फॉर्म में नहीं है, ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज़ होता है, ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए ही यूज़ होता है, ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए ही यूज़ होता है। क्योंकि हम पैसे को क्योंकि जो हम पैसा है, जो पैसे का होल्डिंग है वो हमें ट्रेड ऑफ भी दे रहा होता है। ट्रेड ऑफ भी हमें देखना है कि अगर हमने पैसा अपने पास, ये कैश को अगर अपने पास रखा हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं अपने पास कैश रख के। हो सकता है वो पैसा हमने कहीं और लगा दिया होता तो हमें उसका इंटरेस्ट मिल रहा होता। तो टू मच कैश को हम होल्ड करने का मतलब है हम टू मच फंड्स को यूं ही बेकार छोड़ दिए हैं। तो हम लिक्विडिटी फॉर्म में हम इसको रख के मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाएंगे कि कैश को इन्वेंट्री में रखने का ये मतलब नहीं है कि हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको लेके चल रहे हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, मैं समझाती हूँ। तो बॉमल ने पैसे को इन्वेंट्री फॉर्म में देखा कि वो स्टॉक ऑफ मनी को, जैसे हमारा रॉ मटेरियल, एसेट, कैपिटल गुड्स, ये सब इन्वेंट्री होती है, वैसे स्टॉक ऑफ मनी को पहले तो बॉमल ने इन्वेंट्री के रूप में रखा। मतलब कि अगर हमें बॉमल को समझने के लिए पहले हम इन्वेंट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम बॉमल का बताएंगे। मनी एज इन्वेंट्री को देख लेते हैं। मनी एज ए इन्वेंट्री मतलब सपोज स्टॉक मनी। तो अगर मेरे पास या किसी प्रोड्यूसर के पास सैलरी है, उसका जो प्रॉफिट है जो वो आगे इन्वेस्ट करने वाला है, सपोज उसके पास कोई सैलरी या उसके पास जो उसकी सप्लाई है मनी की जो एज ए इन्वेंट्री वो रख रहा है वो 24,000 के आसपास है ना। ये मनी होल्डिंग कर लेते हैं। और ये टाइम, ठीक है। अब ये जनवरी का टाइम है, मतलब जैसे समझ लो कोई भी, जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, अभी कौन सा महीना भी था, अगस्त में 24,000 उसके पास था। अब एक महीना बीत गया, अब आ गया सितंबर, उसको जब दोबारा सैलरी आने वाली है, ये 24,000 रुपये हम अपने अकाउंट से निकाल लिए, प्रोड्यूसर अपने अकाउंट से निकाल के उसको खर्च किया, एक महीने तक उसने खर्च किया, एक महीना बीत गया सितंबर। अब उसका जो उसने प्रोड्यूस किया होगा, जो बेचा होगा, उससे उसको फिर प्रॉफिट आएगी, जो मंथली वो
एसेस करेगा। तो अब मंथली जो उसको सैलरी आएगी, जो प्रॉफिट आएगी, वो आने का टाइम आ गया है। फिर 1 फरवरी को दोबारा मेरे पास पैसे आएंगे, फिर हम दोबारा उसको निकालेंगे और फिर उसको हम खर्च करेंगे 1 महीने तक। फिर अक्टूबर का महीना आ जाएगा, फिर अक्टूबर को दोबारा हम खर्च करेंगे। क्या ले रहा है तो क्यों कप में क्यों दूध रखे दो। थैंक यू। ओह 3टा ब्रेड, नाइस। लुगा दोस्त दे रहे, हे भगवान। अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा। अब हो सकता है कि हमने ये सारा पैसा हम 30 डेज़ के अकॉर्डिंग हम चला रहे हैं, 30 डेज़ के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो जो हमारा एवरेज होल्डिंग हो सकता है कि आधे महीने में कितना खर्च किया, सपोज हमने 12,000 रुपये खर्च किया और दूसरे आधे महीने में हमने 12,000 रुपये खर्च किया, तो हमारा जो एवरेज होल्डिंग होगा वो सपोज 12,000 रुपये होगा। तो बोमल बाबा कह रहे हैं कि आपको ज़रूरी नहीं था कि आप पूरा का पूरा 24,000 ही पहले निकाल लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 12,000 रुपये आपने निकाले, 12,000 रुपये आपने किसी बॉन्ड में लगा दिए, किसी फाइनेंशियल एसेट में लगा दिए, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। फिर उस पैसे को यूज़ करके आप नेक्स्ट टाइम फिर आप आगे खर्च करें। तो क्योंकि अब बोमल ने रिस्क फैक्टर को भी ले रखा था, तो उसने बोला था कि बॉन्ड्स ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो वो सेविंग अकाउंट्स में रख सकते हैं जहाँ पे फिक्स्ड हमें रिटर्न मिलता है, हमारे लिए सेफ़ होगा क्योंकि हम रिस्क को भी लेके चल रहे हैं। तो बोमल का क्या कहना था, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो वही सेम बात हो गई। अब हम जैसे 1 महीने का लेके देख रहे थे, तो अब हम 24,000 ले रहे थे इकट्ठे, तो वो ना लेके हम 12,000 लेंगे और 1 महीने की जगह हम 15-15 दिन का देखेंगे। अगर हमने 1 अगस्त को हमने 12,000 रुपये निकाला, तो 15 अगस्त को हम खर्च करेंगे, फिर 15 अगस्त को दोबारा हम 12,000 रुपये निकालेंगे, फिर उसको खर्च करेंगे, ऐसे। तो बोमल ने कहा है कि कैश को हम इन्वेंट्री में रखेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रेड ऑफ को देखते हुए रखेंगे। समझ रहे हो कि अगर हम सब कैश के फॉर्म में रख लेंगे, सारा कैश इन्वेंट्री में यूज़ कर लेंगे कैश फॉर्म में ही, तो हम वो अपॉर्चुनिटी खो देंगे, वो इंटरेस्ट खो देंगे, वो अर्निंग हम खो देंगे जो हम सेविंग पे रख के पा सकते थे, इंटरेस्ट जिसका आनंद हम उठा सकते थे, फिर हम उसको लूज़ कर जाएंगे। और मोर ओवर, अगर उसके पास 24,000 रुपये है तो उसने 24,000 रुपये निकाले, तो जो उसने नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स किए वो कितने किए, वो 1 किए ना। उसके पास 12,000 रुपये 24,000 रुपये थे और उसने 24,000 रुपये निकाल दिए, तो उसने कितने नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स किए, 1। वहीं पे अगर उसके पास 24,000 रुपये हैं लेकिन उसने सिर्फ 12,000 रुपये निकाले, तो उसने कितने ट्रांजेक्शन्स के नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन कितने हुए, 2। सिमिलरली अगर उसके पास 24,000 रुपये हैं और वो 6,000 रुपये करके निकाल रहा है, तो उसने नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कितने किए, 4 नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स किए। मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है T, दैट इज़ इक्वल टू जो हमारा टोटल इनकम है और जितना कैश हम विथहोल्ड कर रहे हैं, Y/C हुआ। और जब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश विड्रॉ करने के लिए हम बैंक जा रहे हैं। अब उस टाइम पे UPI का ज़माना नहीं था, तो कैश विड्रॉ करने का कॉस्ट हमें देना पड़ता था। तो कॉस्ट, जब हम अपना कैश विड्रॉ करने जाएंगे तो एक हमें कॉस्ट भी देना होगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग। मोर ओवर, जब वो अपने पैसे को, कैश को बॉन्ड में या सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करने जाता है, तो भी उसको वहाँ पे कॉस्ट पे करना पड़ता है, वो कॉस्ट उसको देना पड़ता है। या जो उसके पास बॉन्ड है, बोमल ने ये नहीं कहा कि बॉन्ड में लगाना ही नहीं है, बोमल ने कहा कि बॉन्ड में रिस्क ज़्यादा होता है, बट वो अगर जो बॉन्ड में या सेविंग अकाउंट में पैसे हैं उसको उसने कन्वर्ट कराना है अपने किसी एसेट में, तो उसका कॉस्ट उसको बियर करना पड़ेगा, ब्रोकरेज फीस, ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो बेसिकली इधर कुआं उधर खाई, माने अगर वो कैश ज़्यादा रखता है अपने पास तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देना पड़ेगा, और अगर वो कैश कम रखता है अपने पास तो उसको बार बार ट्रांजैक्शन करना होगा, बार बार ट्रांजैक्शन करने जाना होगा, तो उसे ट्रैवलिंग कॉस्ट और ब्रोकरेज फ़ी देना होगा। तो अब करे क्या, इसका मतलब हमें ऑप्टिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा कि ना हमारी अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट ज़्यादा हो, ना हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा हमें फेस करनी पड़े। तो इसलिए हम एक ऑप्टिमम बैलेंस लेके चलेंगे। अच्छा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C = 2B T/,
ये हमारा ऑप्टिमम कॉस्ट है। तो बेसिकली ये हमारा ऑप्टिमम विड्रॉल ऑफ कैश है। और ये हमारा जो कन्वर्जन में खर्च होता है, ब्रोकरेज फी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो ऑप्टिमम बैलेंस है वो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लाइक दैट। एक क्या लिख दिया मैंने, आई है, सॉरी। तो ये जो आई है ये हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एप्रोप्रिएट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना कम खर्चा होगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा मतलब उतना वो बॉन्ड पे, एसेट पे अपना लगा के रखेगा, तो जो कैश है वो कम विड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे कीन्स और पोस्ट कीन्स यानी बॉमल और कीन्स की हम बात करें तो कीन्स ने कहा था जो ट्रांजैक्शन डिमांड होती है वो सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है, और बॉमल ने कहा था जो ट्रांजैक्शन डिमांड है वो इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इस तरीके से वो कीन्स से डिफरेंट थे। कीन्स ने जो इंटरेस्ट रेट के साथ देखा था वो किसको देखा था, स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांड को, उसने इंटरेस्ट रेट के साथ देखा था, जबकि ट्रांजैक्शन डिमांड को वो इनकम के साथ ही देख रहे थे। और बॉमल टॉबिन ट्रांजैक्शन डिमांड को इंटरेस्ट रेट के साथ देख रहे हैं। अब ये जो फॉर्मूला है उसको ज़रा सुंदर अक्षरों में हम कोशिश करते हैं लिखने की। C इज इक्वल टू BT बाय I। अब ये जो T है इसको हमने पहले लिखा था Y बाई C, तो इसको अगर हम यहाँ रिप्लेस करके डाल देते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कत करा करे ना जा सबै सामान त्यही राखिदिनु अनि आइजानु त। अच्छा ठीक छ। फेरि लडेर खाऊ। इज इक्वल टू 2B T अपॉन T Y अपॉन C I, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ये C अगर यहाँ चला जाए तो ये C स्क्वायर बन जाएगा। इसका डेरिवेशन हम कल पढ़ेंगे। वेट, एक ग्राफ बना लेते हैं कल, खाली मतलब नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन करेंगे, ग्राफ का झंझट ही नहीं रखेंगे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ट्रांजैक्शन डिमांड। अब कीन्स ने ये इनकम के साथ दिखाया था और इंटरेस्ट रेट के साथ ऐसा वर्टिकल लाइन खींच के बताया था कि ये इंटरेस्ट इनइलास्टिक है। तो बॉमल ने जब ट्रांजैक्शन ऑफ डिमांड की बात की तो उसने बोला कि जब इंटरेस्ट रेट R से घट के R1 में आता है, इंटरेस्ट रेट घटने का मतलब है कि अब इंटरेस्ट हमें मिल नहीं रहा है, बॉन्ड पे कम मिल रहा है, जो हमने एसेट पे लगाया उससे हमें इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो जो कैश का जो होल्डिंग है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे सपोज़ ये हमारा इनिशियल R पे ये हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी था, तो इंटरेस्ट रेट घटने पे जो हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बॉमल के केस में सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे नहीं डिपेंड करती है, इनकम पे भी डिपेंड करती है। तो कीन्स ने बोला कि इनकम पे डिपेंड करती है, बॉमल ने बोला इनकम और इंटरेस्ट रेट दोनों पे डिपेंड करती है। तो जो मनी डिमांड है, ट्रांजैक्शन डिमांड, वो इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारी इनकम की लाइन कि जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन हम ज़्यादा करेंगे। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट के कम होने से ट्रांजैक्शन डिमांड इंक्रीज़ कर रही है, ये उसका स्लोप बता रहा है। लेकिन जब इनकम इंक्रीज़ करने की वजह से ट्रांजैक्शन डिमांड में इंक्रीज़ आती है तो जो हमारा एक कर्व है ऊपर की तरफ चला जाता है। अब डेरिवेशन कर बताएंगे।